बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और मेरे साथ आज फिर एक दफ़ा तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी साहब। बहराम सब्ज़वारी साहब जो हैं ये रिहैबिलिटेशन के माहिर हैं। ऐसे मरीज़ जिनको फ़ालज गिर जाता है तो उनके ये माहिर हैं। लाहौर के अंदर पहला फ़ालज का बाकायदा सेंटर चला रहे हैं जिसका नाम शादमान मेडिकल सेंटर है। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा मरीज़ मौजूद है जो चल फिर नहीं सकता, बेड पे पड़ा रहता है, उसका या कोई बाजू काम नहीं करता या टाँग काम नहीं करती या दिमाग काम नहीं करता, तो मैं आपको तजवीज़ दूँगा कि आप फ़ौरी तौर पर इस सेंटर पे लाएँ, डॉक्टर साहब के से टाइम लें और अपने मरीज़ को इस काबिल बनाएँ कि वो कामयाब इंसान की तरह रोज़मर्रा में ज़िंदगी गुज़ार सके। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है राशा। राशा क्या है? क्यों होता है? और ये कौन-सा हार्मोन है जिसकी कमी की वजह से होता है? इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? नाज़रीन, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जिनकी गर्दन हर वक़्त हिलती रहती है या उनका कंट्रोल नहीं रहता दिमाग पर, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसकी टाँगें हिलती हैं और बहुत से ऐसे हैं जिसके हाथ ऐसे काँपते रहते हैं। तो इस बीमारी को राशा कहा जाता है। तो डॉक्टर साहब से हम रहनुमाई लेंगे कि ये राशा है क्या और क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ है? अगर है तो फिर इसका इलाज क्यों नहीं होता? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बताइएगा, ये राशा है क्या? राशा का इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, राशा जो है उसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में या साइंटिफ़िक ज़ुबान में पार्किंसंस डिज़ीज़ कहते हैं। हुँ। और पार्किंसंस डिज़ीज़ जो होती है वो तब होती है जब दिमाग का एक हिस्सा है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं, उसके अंदर से एक हार्मोन निकलता है डोपामाइन नामा। डोपामाइन हार्मोन जो है जब वो जिस्म के अंदर बनना कम हो जाए, दिमाग उसे प्रोड्यूस करना कम हो जाए, हुँ। तब जो है वो दिमाग का बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो है वो स्टेबिलिटी की जो है ना, वो कमी आती है और पेशेंट जो है वो रेस्टिंग ट्रेमर के साथ प्रेज़ेंट करता है कि अगर जैसे वो बैठा हुआ है तो इस तरीके से उसका हाथ काँपता रहेगा, ऐसे स्टैटिक उसका हाथ नहीं रहेगा। इसके अलावा राशि के और भी बहुत सी अलामात हैं, जैसे कि जो है वो मरीज़ ये ट्रेमर के साथ-साथ झुक के चलता है, अगर चलना शुरू कर दे तो रुक नहीं पाता और अगर रुका हुआ हो तो चलने में दिक्कत आती है। डुअल टास्क करवाने लगेंगे, अगर आप उसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि जी आगे जाओ, दाएँ तरफ जो है ना वो मोड़ काट के ज़मीन पे से बॉल उठाओ, तो वो जो है पहले सीधा जाएगा, रुकेगा, फिर टर्न करेगा, फिर चलेगा, रुकेगा, फिर बॉल उठाएगा। एक नॉर्मल आदमी की तरह एक स्विफ्ट मूवमेंट के अंदर बिना रुकावट के नहीं कर पाएगा। तो हुँ। राशि के अंदर कुछ ये अलामात आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो सबसे अहम सवाल है कि राशा होता क्यों है? वो कौन से लोग हैं जो राशि का शिकार होते हैं और वो कैसे बच सकते हैं इससे? अच्छा, राशा जो है वैसे तो इसका इडियोपैथिक कॉज़ है कि अभी तक इसका एक टिपिकल कॉज़ कि जी इस वजह से होता है, इसको जो है वो अभी तक फाइंड आउट करने के अंदर जो है वो साइंस और ज़्यादा अभी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, लोग रिसर्चेज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी तक जो इसका एक टिपिकल कॉज़ फाइंड आउट किया गया दैट इज़ दिस इज़ स्ट्रेस रिलेटेड, ये हुँ। स्ट्रेस से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग इसको ये भी कहते हैं कि इसका जो मैकेनिज़्म है कि ये किस वजह से होता है, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है एज़ टू दैट ऑफ डायबिटीज़। हुँ। जिस तरीके से जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो राशा होने के भी चांसेस होते हैं और जिन लोगों को पहले से डायबिटीज़ हो, वो भी राशे से मुतासिर होने के ज़्यादा चांसेस के ऊपर होते हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब, ये राशा जो है इस इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसका लाज मर्ज़ है, इसका कोई इलाज नहीं। आपके नज़दीक इसका क्या इलाज है और इसका हल क्या है? जिन लोगों को हो चुका है राशा, वो कैसे एक नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? आपका जो आपकी तकनीक है या आपकी तहकीक है या आपके सेंटर में जो इसका इलाज होता है, क्या इसका कामयाब इलाज मुमकिन है? देखिए जी, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ जो लोग ये कहते हैं कि राशा जो है वो लाइलाज है, मैं इस बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। राशा जो है एक दफ़ा हो जाए, बिल्कुल जिस तरीके से शुगर होती है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, ये भी लाइलाज है, राशा भी लाइलाज है। लेकिन जो अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है, वो ये है कि राशा जो है वो मैनेजेबल है। हुँ। एक आम आदमी राशा होने के बावजूद जो है वो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी ताहयात अगर वो प्रॉपर तरीके से ज़िंदगी गुज़ारे तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी सुकून से बआसानी काट सकता है। हुँ। हमें क्या चाहिए और हम राशे के मरीज़ के साथ एक्चुअली ट्रीटमेंट के तौर पे करते क्या हैं, एक सिंपल सा वर्ड है
जिसे हम साइंटिफिकली तो वैसे रिहेबिलिटेशन में काउंट कर लेते हैं, लेकिन आसान अल्फाज के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर क्या है, पेशेंट जो है वो स्ट्रेस वाली सिचुएशंस के अंदर प्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमारे जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, इन लोगों को राशा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है, सेल्स पूरी करनी है। मेरे बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कि कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज हैं, और वो लोग क्या प्रेजेंट करते हैं आफ्टर देयर 50s 55, डॉक्टर साहब हम मीटिंग में बैठे थे, चाय का कप उठाया और हमारे हाथ ऐसे कांप रहे हैं। तो डेलीकेट्स बैठे हुए हैं, शर्मिंदगी हो रही है, सिग्नेचर करने लगे, हाथ कांप रहा है। नॉर्मल टाइम पे नहीं होता। क्या वजह है? जैसे ही स्ट्रेस के सिचुएशन में आते हैं, ट्रेमर आना शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए पेशेंट की जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाई जाती है, आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को मजबूत करवाया जाता है, ट्रेनिंग करवाई जाती है, टास्क ओरिएंटेड ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। हम पेशेंट के अकॉर्डिंग उसके जो है वो टास्क की इतनी रेपिटेशन करवाते हैं करेक्ट पैटर्न में कि उसकी बॉडी जो है वो लेस डोपामीन के साथ भी कोप अप करने की कोशिश करती है, और उसकी बॉडी जो है मिनिमल ट्रेमर के साथ रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने की कोशिश करती है। क्योंकि राशा की अलग-अलग स्टेजेस हैं। शुरू में तो ट्रेमर आता है, उसके बाद जैसे-जैसे ये स्टेजेस बढ़ती जाती हैं, फिर ये अकड़ाव के अंदर बदल जाता है। और जो बुजुर्ग लोग, जिन लोगों को राशा होता है, जो कि 70 साल से ऊपर के, 75 साल से ऊपर के होते हैं, उनकी बॉडी जो है रिजिडिटी, उसे हम बोलते हैं, रिजिडिटी के साथ प्रेजेंट करती है, मुकम्मल अकड़ाव होता है, जिसमें से जकड़ा हुआ होता है। तो उनको फिर क्योर करना जो है तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। ना कि ये जिनके अंदर हल्का-हल्का ट्रेमर आ रहा है, इनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ रोजमर्रा के कामों के अंदर इनका जो है बहुत आसानी से जिंदगी गुजारी जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि स्ट्रेस इसकी बड़ी कॉज के तौर पर सामने आ रहा है, यानी कि परेशानी, परेशान रहना वो किसी वजह से भी हो सकता है। दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, जब वो किसी इंसान में के अंदर बनना बंद हो जाता है या कमी हो जाती है, तो फिर वो होता है। जब एक इंसान में डोपामीन जो है, वो मेन रीजन भी इसकी आप बता रहे हैं, अगर वो बनना ही बंद हो गया तो आप कैसे एक मरीज को खड़ा कर सकते हैं, या राशि से उसका कपाहट जो है हाथ में आ जाती है, जुम्बश या लर्जिश, उसको कम कर सकते हैं? अच्छा, देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको इसका थोड़ा-सा, जिसे हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं, इसका मैं मैकेनिज़्म जिसे कहते हैं, मैं आपको वो बताता चलूँ। जब स्ट्रेस होता है, आम तौर पे स्ट्रेस ये नॉर्मल इस तरह का स्ट्रेस नहीं है, जिस तरह रोज़मर्रा का स्ट्रेस होता है, आप सड़क पे निकल रहे हैं, ट्रैफिक का स्ट्रेस, काम पे जाने का स्ट्रेस, इस तरह के हम स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। मैं कुछ इस तरह के जो है ना सिचुएशंस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर इंसान बहुत टेंस हो जाता है। किसी करीबी इंसान का जो है ना वो फौत हो जाना, किसी की वालिदा का वफ़ात पा जाना। बहुत सारे लोग ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं जिन लोगों के 1 साल के अंदर करीबी 2-3 लोगों की जो है वो डेथ हो गई, या फिर जो है कोई प्लेन क्रैश हुआ, आधी फैमिली की डेथ हो गई। इमेंस स्ट्रेस, ऐसे केस के अंदर डोपामाइन प्रोड्यूसिंग सेल्स की जो है वो डेथ हो जाती है। जिंदगी में जरूर कोई ना कोई ऐसा वाकया आया होता है, जब हम ऐसे पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं कि जी मुझे बहुत शदीद फाइनेंशियल लॉस हो गया था, मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया, या फिर मेरा बहुत ज्यादा जो है ना फैमिली मेंबर्स का नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से डोपामाइन बनना बंद हो गया या कम हो गया। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, डोपामाइन कभी भी मुकम्मल तौर पे बनना बंद नहीं होता, कम जरूर हो जाता है। ऐसे में हमारे पेशेंट्स क्या करते हैं, नॉर्मली साइनामेट लेना शुरू कर देते हैं, जो कि जो है वो आर्टिफिशियल डोपामीन है। हमारा ब्रेन जो है वो इसके साथ अडेप्ट करता है। शुरू में 2 गोलियां लेंगे, फिर 4 पे आ जाएंगे, फिर 8 पे आ जाएंगे। यहां तक मैंने पेशेंट्स को जो है वो 12 टैबलेट्स भी लेते दिखा है। हम लोग क्या करते हैं रिहैबिलिटेशन के अंदर, हम उनको मिनिमल टैबलेट रेंज के अंदर रखेंगे जी, 2 से 3 मेडिसिन टैबलेट्स के ऊपर ही रहें, और इसके साथ बाकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ अपनी जो है रोजमर्रा। अच्छा, ये जो आपने कहा 10 गोलियां तक आ जाते हैं, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से सुना है कि वो ज्यादा मकदार में ली जाएं तो उससे गुर्दे का फेलियर भी होता है। जी, आप कोई भी ड्रग जो है वो आप एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, बी इट एनी ड्रग, तो वो अल्टीमेटली जो है वो आपके रीनल सिस्टम के ऊपर, आपके जो है ना लिवर के ऊपर, आपके ब्लड के ऊपर कहीं ना कहीं आपको जो है वो जरूर जो है ना वो डैमेज कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको जरूर अफेक्ट कर रहा है। देखें, एक चीज तो पक्की है कि वो एक आर्टिफिशियली जो है आप अपनी बॉडी के अंदर जो है वो केमिकल को ऐड कर रहे हैं, उसका जरूर कोई ना कोई जो है ना वो साइड इफेक्ट होगा। इट इज रिटन बिहाइंड द बॉक्स, डब्बे के पीछे लिखा होता है कि जी इसके ये साइड इफेक्ट्स हैं। चलो दूसरी तरफ चलते हैं कि डोपामिन जो हार्मोन है, बड़ी कॉज इसकी है कि वो उसकी जब कमी हो जाती है तो फिर राशा होने का चांस बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई नेचुरली तरीका है कि जिसको इंसान या कोई पेशेंट अपना ले तो उससे डोपामिन जो है वो बनना शुरू हो जाता है? आपने एक दफ़ा मुझे बताया था, रोज़नामा पाकिस्तान के लिए मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, उसमें आपने मुझे बताया था, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि डोपामिन कैसे
डेवलप हो सकता है या बनना शुरू हो जाता है? क्या करना चाहिए? कोई ऐसी वर्जिश या ऐसा कोई तरीका अपनाए? जी, जी। वैसे तो हमारी पूरी की पूरी रिहैबिलिटेशन ही इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस्ड है कि हम जो है मिनिमल डोपामाइन के साथ मैक्सिमल जो है वो लाइफ़स्टाइल को जो है वो बेहतर तरीके से बना सकें। लेकिन जब हम अपने पेशेंट को इस चीज़ के अंदर गाइड करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है हमारा पेशेंट मैक्सिमली रिलैक्स्ड रहे। ऐसे में फिंगर टिप्स के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, दे आर वेरी हेल्पफुल। कैसे जब हम कैसे? उनको जो है वो टिप को दबाते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फिंगर ओपोज़िशन। ठीक है ना? आप तस्बीह पढ़ते हुए कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। नॉर्मली जब आप इन टिप्स को दबाते हैं, तो आपके बॉडी के अंदर जो है वो एक रिलैक्सेशन का मैकेनिज़्म जो है ना वो पैदा होता है। रिलैक्सेशन के साथ-साथ डोपामाइन ऑटोमैटिकली सिक्रीट होता है। यानी कि वो जब नमाज़ पढ़ते हैं, तो जी, जी। 5 वक़्त की वो तस्बीह हम करते हैं, जी, जी, आप सुभान बिल्कुल अल्लाह, हाथ अल्लाहु पे अकबर, वो जी, जी, ऐसे अगर आप लोग कर हाथ लें, हाथ पे तस्बीह कर सकते हैं आप बड़े आराम से तो उससे या वैसे डोपामाइन नॉर्मल डेवलप होता है, पैदा होता जी, है। जी, 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 इससे जो है वो रिलैक्सेशन होती है, रिलैक्सेशन के साथ डोपामाइन जो है वो सेल्फ जो है ना वो रिलीज़ होता है, जिन लोगों में थोड़ा कम होता है, उनमें और बेहतर हो जाता है। देखा क्या जाता है स्टडीज़ के हिसाब से कि जब बहुत ज़्यादा ट्रेमर आ रहा है और वो इस तरीके से करना शुरू करते हैं, आफ्टर अ व्हाइल 3 से 4-5 मिनट के अंदर ट्रेमर रिड्यूस हो जाता है, हुँ। कम हो जाता है, पेशेंट रिलैक्स्ड हो जाता है। इसके साथ-साथ हम पेशेंट को ये बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ की जो है ना वो ताकीद करते हैं कि आप जो है वो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए। जितना ज़्यादा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ेज़ करेंगे, उतना ज़्यादा जो है ना वो रिलैक्स्ड रहेंगे और उसके साथ-साथ जो है ना वो डोपामाइन का लेवल जो है वो उतना मेंटेन्ड रहेगा। इसके साथ-साथ आपकी रोज़मर्रा की जो है वो खुराक के अंदर भी जो है ना वो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारा पेशेंट जो है वो हेल्दी डाइट्स लें, ताकि जो है ना आपकी बॉडी जो है वो मैक्सिमली जो है वो इस चीज़ का जो है अच्छा, वो फ़ायदा उठा डॉक्टर सके। साहब मैं शुक्रिया, मैं बाद में पूछूँगा आखिरी सवाल, इससे पहले एक सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि चूँकि इस वक़्त मायूसी आम है, ऐसे मरीज़ों में मायूसी आम हो जाती जी, है जी। कि वो चल फिर नहीं सकते, तो उनका दिमाग काम नहीं करता और उनकी याददाश्त जो है उस पे असर पड़ता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए आपका जो मेडिकल सेंटर है, वो क्या कर रहा है और क्या खुशखबरी देता है कि आपसे रुजू करें और इलाज शुरू करवाएँ, तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं? देखिए जी, तमाम जो कि न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो सर-ए-फ़ेहरिस्त स्ट्रोक है, उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी है, पार्किंसंस डिज़ीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैं है। राशा की बात कर रहा हूँ। अगर आप राशि के लिहाज से भी बात करें, मैं वैसे तमाम जी, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स की जी, बात कर रहा हूँ, उन जी, सा जी। सारों के लिए रिहैबिलिटेशन इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट की। देखिए, आपका जो मेडिकेशन है दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट, सर्जरी इज़ अनदर पार्ट ऑफ इट, ये दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर जो है वो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन और रिहैबिलिटेशन का है, जिसके अंदर तमाम अलाइड हेल्थ डॉक्टर्स जो हैं वो मिलकर पेशेंट का जो है वो एक मुकम्मल इलाज करते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सेंटर, जिसके अंदर तमाम जो है वो डॉक्टर्स मिलके पेशेंट का जो है वो इलाज करें, तमाम उनकी जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस हैं, उनको लेकर आएँ, उनकी जो वीकनेसेस हैं, उनको एड्रेस करें और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, उनको जो है वो अपने साथ लेके चलें। ये क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच है, हर मरीज़ के लिहाज से डिज़ाइन करके, ताकि हम उसकी स्ट्रेंथ को जो है फ़ोकस करके उसको बेहतर बना सकें। तो यही हमारा जो है वो तरीक़ेकार है और इसी को हम जो है वो फ़ॉलो करते हैं। इससे जो राशि का मरीज़ है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, नॉ ना सिर्फ़ नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ारने के काबिल हो जाते हैं, मैं आपको यहाँ तक बता देता हूँ, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ हमारे कुछ राशि के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जो है वो कंप्यूटर टाइपिस्ट्स वग़ैरह हैं और इनका जो है ना वो इस तरह का क्लेरिकल काम है और टाइपिंग के लिए तो आपके फिंगर्स का जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेल कोऑर्डिनेटेड होना ज़रूरी है एंड देयर आर पार्किंसंस पेशेंट आउट देयर जो कि जो है वो आज भी अपनी जॉब के ऊपर मौजूद हैं एंड दे आर डूइंग देयर टाइपिंग रियली वेल। तो बिल्कुल जी, आप अपनी रोज़मर्रा की आखिरी ज़िंदगी बात ये गुज़ार बता सकते दें कि बहुत सारे इस वक़्त न्यूरोसर्जन्स मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि राशि के लिए उन्हें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा छोटा-सा दिमाग में या कोई डिवाइस डालते हैं, तो इससे राशा ख़त्म हो जाता है। आप इस ऑपरेशन के बगैर आप राशि का इलाज करते हैं? जी, बिल्कुल, मैंने जैसे आपको बताया कि रिहैबिलिटेशन जो है वो न्यूरो का एक तीसरा पिलर है। तो जहाँ तक जो है वो आपने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ये कहलाती है जो कि सर्जिकली डिवाइस इम्प्लांट की जाती है और ब्रेन को जो है वो स्टिमुलेट किया जाता है। बिल्कुल वक़्ती तौर पे जो है वो राशि को बेहतर करने के लिए जो है वो ये वाली टेक्नीक बिल्कुल इस्तेमाल की जा सकती है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन लेकिन अगेन बात फिर वही है, राशा जो है वो लाइलाज है। अगर आप पेशेंट की ही लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन करेंगे, उनको उसी तरीके से ज़िंदगी को बेहतर तरीके से गुज़ारना सिखाएँगे, दैट विल बी मच बेटर देन एन इन्वेसिव प्रोसीजर जिसके अंदर आप पेशेंट को जो है ना वो सर्जिकली जो है ये ना लेके कितनी जा रहे देर हैं। का प्रोसीजर है?
ये डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है हमारे पास किस स्टेज के अंदर है। आमतौर पे पेशेंट की जो है राशि की डायग्नोसिस जो है वो डिलेड होती है। पेशेंट जो है वो कई सालों के बाद उसको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि उसको राशा है, लेकिन थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। इट टेक्स अस अ फ्यू वीक्स, जिसके अंदर हम उसी के रोज़मर्रा के कामों को उसके लिए जो है वो आसान करना सिखाते हैं और उसको जो है वो ज़िंदगी बेहतर राशि करना के सिखाते मरीजों के लिए खसूसी डाइट मौजूद है? हैं। क्या बिल्कुल सजेस्ट करते हैं? हम इस चीज़ के लिए सजेस्ट करते हैं कि तमाम आपकी वो चीज़ें जो कि जो है ना वो आपके स्ट्रेस के अंदर जो है ना वो अफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि आप लोगों का ब्लड प्रेशर वग़ैरह रेज़ करें, आप लोग की ब्लड शुगर रेज़ करें, ऐसी तमाम चीज़ों से जो है थोड़ा बहुत परहेज़ किया जाए। बाकी रोज़मर्रा की डाइट के अंदर हेल्दी डाइट्स ली जाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा किया जाए, कोशिश करें हेल्दी प्रोटीन्स का इंटेक लें, फैट्स भी लें तो हेल्दी फैट्स का इंटेक करें। एवरीथिंग इन एन ऑप्टिमल अमाउंट विल बी द बेस्ट थिंग so that you can carry on with your life in Parkinson's. अच्छा, ये भी बता दें हमारे नाज़रीन को कि राशि का जो मरीज़ है, इसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ क्या है? राशि के लिए मरीज के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ मैं आपको फिर बता रहा हूँ वो स्ट्रेस है, हुँ। टेंशन, ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर जो है वो कंफर्टेबल नहीं है या फिर कोई नया एनवायरनमेंट जिसके अंदर पहले कभी नहीं गया, कोई एयरपोर्ट के ऊपर इंट्रोगेशन हो जाती है, कभी होता है कि जी कैमरे में नहीं चेहरा मैच को कहते हैं कि जी साइड पे आ जाएँ, यही एक ऐसा सिचुएशन हो जाती है, नॉर्मल आदमी भी इसमें घबरा जाता है। राशि के मरीज जो हैं वो बाकायदा तौर पे तेज़ी से काँपते हैं। टेंस सिचुएशन राशि के मरीज के लिए जो है वो सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है और ऐसी सिचुएशन के अंदर ही जैसा मैंने आपको बताया फिंगर ऑपोजिशन, अगर आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपको जो है वो रिलैक्सेशन हार्मोन्स जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना वो सिक्रीट होते हैं, बॉडी इंसान की जो है तहम्मुल में आती है। हम मेडिटेशन इसलिए पेशेंट को सिखाते हैं ताकि जो है ना रिलैक्स रह सकें और ऐसी सिचुएशंस को जो है वो कोप कर सकें। शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी नाज़रीन, आपने राशि के हवाले से डॉक्टर बहराम सब्ज़वारी साहब से बहुत सारी मुफीद गुफ्तगू सुनी है। आप इस पर अमल करें और अपने मरीज़ और अपने अज़ीज़ व अक़ारब जो इर्द-गिर्द के अब फैमिली में मरीज़ ऐसे राशि के मौजूद हैं, इनसे मशवरा भी करें और जो उन्हें तकनीक्स बताई हैं उस पर अमल भी करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।